अडानी इसलिए भी वॉच लिस्ट में थे, ये मैंने कुछ लोगों से बात करी जो इसके एक्सपीरियंस बनते हैं, कि अडानी पोर्ट से बहुत ज्यादा मुद्रा पोर्ट से बहुत ज्यादा ड्रग की बरामदगी हो रही थी। अडानी की तो सारी एक्टिविटी है वो वॉच लिस्ट में इसलिए आती है कि अडानी एक साथ कई कारोबार करना चाहते हैं, वेपन्स इंडस्ट्री में भी आना चाहते हैं। जब वेपन्स इंडस्ट्री में जब आने की बात करने लगे तो दुनिया के बड़े जो वेपन्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं वो भी देखने लगी कि आखिर ये वेपन्स बेचेंगे कहां, मार्केट की भी बाहर है, मार्केट का भी बाहर है, फिर वेपन से बनाएंगे किसके सपोर्ट से, गवर्नमेंट कितना उसको सपोर्ट कर रही है। तो वो जब वेपन्स के कारोबार में आ रहे हैं, फिर उधर पोर्ट्स भी कंट्रोल कर रहे हैं, पोर्ट्स कंट्रोल कर रहे हैं, कल को जो समुद्री नेविगेशन, जो फ्री समुद्री नेविगेशन है उसके लिए कितना थ्रेट बन जाएंगे। इसी बीच इन्होंने इजराइल में भी एक पोर्ट हासिल किया भी पीछे, हाइफा पोर्ट, उसको अधिग्रहित कर लिया, इसी महीने किया था पीछे, शायद फरवरी में ही किया है या जनवरी के लास्ट में किया है। तो ये दुनिया की ताकतें देखती होती है। अच्छा, मेरा ये कहना है कि कॉर्पोरेट वार के साथ साथ एक ये भी होता है कि ये बंदा जो कॉर्पोरेट है ये डेवलप कैसे कर रहा है, इसका डिजाइन कैसा है, क्या डेमोक्रेटिक डिजाइन का कॉर्पोरेट है। अदानी जिस ढंग से पोर्ट्स के कारोबार में घुस रहे थे, देखिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट के पास है, अरब सागर इधर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, अदन की खाड़ी से लेकर जो फारस की खाड़ी से लेके जो साउथ चाइना सी तक जो ट्रेड होता है, वो ट्रेड रूट जो है वो हमेशा एक कन्फ्रंटेशन का एक कारण रहा है वर्ल्ड फोर्सेस के बीच। इसी बीच अदानी का एक्सपेंशन हो रहा था। अदानी देखिए भारत में इसमें 13 पोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। गुजरात में 4 पोर्ट है, महाराष्ट्र में 1 पोर्ट है, गोवा में भी 1 पोर्ट है उनके पास, कोचीन में भी, केरल में भी 1 पोर्ट है, तमिलनाडु में भी 1 या 2 पोर्ट है, शायद 1 पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में भी 2 पोर्ट है, उड़ीसा में भी है उनके पास 1 पोर्ट है। अभी 1 पोर्ट और डेवलप करने का उन्होंने, वेस्ट बंगाल में भी शायद उनको काम मिला है, ताजपुर पोर्ट है, और हल्दिया में 1 पोर्ट लिए हुए। तो बे ऑफ बंगाल से लेकर अरब सागर तक जो अडानी का एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन पे बाहरी लोगों की नजर थी। अडानी जो कुछ कर रहे हैं उसका असर साउथ एशिया पे क्या पड़ेगा, जो अदन की खाड़ी से लेके जो एक इंपॉर्टेंट समुद्री रूट साउथ चाइना सी तक जो समुद्र का जो एक रूट है वहां पे क्या पड़ेगा, और उसके बाद अडानी की जो पूरे जो कॉर्पोरेट जो एक्टिविटी है, क्या इस एरिया में फासिज्म को बढ़ाएगा, या क्या अडानी के फासिस्ट फोर्सों के साथ कोई ऐसा फ्यूचर में अलायंस होगा जो पूरे साउथ एशिया और वेस्ट एशिया के डेमोक्रेसी, वेस्ट एशिया के स्टेबिलिटी को नुकसान करे। तो ये सारी चीजों का मॉनिटरिंग होती रहती है दुनिया में। कोई भी व्यक्ति जांच से तभी भागता है वो जब उसको लगता है दाल में कुछ काला है। अगर हम ईमानदार हैं, हमने कोई घपला नहीं किया है, तो हम सेबी की जांच हो, चाहे जेपीसी की जांच हो, ईडी सीबीआई की जांच हो, हम क्यों भागेंगे। अडानी को खुद चाहिए कि वो कहे कि जेपीसी की गठन कर लें, सरकार है, अडानी ही खुद कहें कि सरकार को कहें कि जेपीसी बना दीजिए। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अडानी जो है ये पूरे खेल में उनका फंडामेंटल कमजोर है, उनका डिफेंस कमजोर है, और हिंडनबर्ग के सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो फ्यूचर प्लानिंग में सब अडानी के हवाले की जाती। जितनी इंपॉर्टेंट मंडियां हैं, हरियाणा और पंजाब में मंडी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। सरकार ने छोटे छोटे तहसीलों में बड़ी बड़ी मंडियां 50-50 एकड़ 100-100 एकड़ में बना रखी है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जितने एफसीआई के गोदाम है वो सरकार से कंट्रोल करना शुरू कर दिया, रेंट पे लेके। वो उनको पता चल गया कि तो बहुत बड़ा डिजाइन है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, मंडी सरकार की कंट्रोल कर लेगा अडानी के नाम पे, और ये जो गोदाम है वो भी सरकार कंट्रोल कर लेगा, और कल को अनाज बफर जोन में उसमें होर्डिंग, अनाज की होर्डिंग हो जाएगी, दुनिया में जो है कई जगह क्राइसिस आ जाएगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी के शेयर मार्केट में गिरावट, क्या यह विदेशी साजिश का शिकार हुआ या मामला कुछ और? इस एपिसोड में जानने वाले हैं जियो पॉलिटिक्स क्या कह रहा है, और यदि साजिश का शिकार हुई तो साजिशकर्ता कौन कौन है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। पूरे विस्तार से इस एपिसोड को सुनिएगा, क्योंकि ये जो चर्चा करने वाला हूं इस एपिसोड में कहीं और किसी मीडिया में नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या क्या इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, किस तरह
अडानी एक मोनोपोली कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे थे, और इससे क्या सिर्फ देशी पूंजीपतियों को परेशानी हो रही थी, कॉर्पोरेट घराने को परेशानी हो रही थी, या अमेरिका, दुबई, इंग्लैंड में बैठे जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको भी परेशानी हो रही थी? क्या है पूरा मामला? कुछ दिलचस्प इंफॉर्मेशन है, और मेरे साथ संजीव पांडे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर इनकी नजर होती है, इसलिए पूरी विस्तार से इन्हीं से सुनने वाला हूं कि क्या चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर और किस किस तरह की बातें आ रही है। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सीधा फ्लोर आपका है, बताइए क्या चल रहा है अफगानिस्तान में, क्या चल रहा है ईरान में, क्या चल रहा है दुबई में, क्या चल रहा है लंदन में, क्या चल रहा है अमेरिका जी। देखिए, अडानी के लेकर जो हिंडनबर्ग ने खुलासा किया है उसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें सामने आई। अडानी ने जो हिंडनबर्ग को जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये अडानी पे हमला नहीं है, ये भारत पे हमला है। निश्चित रूप से उन्होंने इशारा किया कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत के खिलाफ। इसी बीच आरएसएस के मुखपत्र में भी अडानी के समर्थन में लेख आया और उसे भी मतलब कि एक तरह से साजिश ही करार दिया गया कि अडानी के खिलाफ एक साजिश है। और कुछ भाजपा के नेताओं का मैं बयान देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि चीन की साजिश है और किसी और की साजिश है, मतलब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है उस पर बात हो रही है। और मैं समझता हूं कि कोई भी इस तरह की जब घटना होती है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे उनका एजेंडा क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, और वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो क्या सिर्फ एक किसी घराने को गिराने के लिए है या क्षेत्रीय हित को बनाए रखने के लिए है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कोई भी मतलब कि इनकार नहीं कर सकता। ग्लोबल कॉर्पोरेट वार में होता है, इकोनॉमिक वारफेयर में होता है। चाइना और अमेरिका के बीच जो अभी जितने भी कॉर्पोरेट वार हो रहा है और दोनों सरकारें आमने सामने हैं, तो उसमें जो कॉर्पोरेट के अगेंस्ट जैसे सैंक्शंस लगते हैं और तमाम चीजें होती है तो थ्योरियां काम करती हैं। सवाल यह है कि आखिर अडानी निशाने पे क्यों आए, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है। अब जैसे एक खाली एक बीच में तो डिस्टर्ब करता हूँ, सॉरी। जब हर्षद मेहता कांड हुआ था तो उस समय कॉमर्स मिनिस्टर थे चिदम्बरम जी, और उनको रिजाइन करना पड़ा था। उनके पक्ष में कोई लेख नहीं लिख रहा था, कोई भाषणबाजी नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ तो सरकार उस पर कुछ इंक्वायरी करने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने, चाहे विरोधियों को जैसे सीबीआई ईडी भेज देती है, सरकार तो बचाव में आ गई है। ये तो समझना पड़ेगा। आप देखिए कि जेपीसी और का डिमांड सिर्फ हर्षद मेहता ही नहीं, उससे पहले भी जेपीसी बैठी है इस मुल्क के अंदर और कई मामलों में बैठी है। मुझे लगता है 2-3 ऐसे घोटालों में जेपीसी बिठाई गई है। और सरकारों में इतना लोक लाज होता था कि भारत में, आजाद भारत में वित्त मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ गया था। एक मामूली सा घोटाला था इंश्योरेंस का, इतना बड़ा तो घोटाला भी नहीं था। और सत्ता पक्ष के ही पंडित नेहरू के जो दामाद थे फिरोज गांधी, उन्होंने ही सवाल उठा दिया था उस घोटाले पे। आज तो भाजपा के किसी भी नेता में इतना नैतिक दम नहीं है कि अपनी सरकार के किसी घोटाले पे एक सवाल भी कर दे। और वो नेहरू जी के दामाद थे और उन्होंने अपनी सरकार पे क्वेश्चन किया था। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जांच से तभी भागता है वो जब उसको लगता है दाल में कुछ काला है। अगर हम ईमानदार हैं, हमने कोई घपला नहीं किया है, तो हम सेबी की जांच हो, चाहे जेपीसी की जांच हो, ईडी सीबीआई की जांच हो, हम क्यों भागेंगे? अडानी को खुद चाहिए कि वो कहे कि जेपीसी की गठन कर लें। सरकार है, अडानी ही खुद कहे कि सरकार को कहे कि जेपीसी बना दीजिए। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अडानी जो है ये पूरे खेल में उनका फंडामेंटल कमजोर है, उनका डिफेंस कमजोर है और हिंडनबर्ग के सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहले की सरकारों में थोड़ी लोक लाज थी। वो बेशक जेपीसी बना के फिर बाद में बचा लेते थे, अपने घपले को छुपाते थे, लेकिन एक बार जेपीसी का गठन करने के लिए वो तैयार हो जाते थे, जेपीसी बन भी जाती थी। लेकिन अब तो इस पे कोई बात ही नहीं होती कि तो सरकार इस पे डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर अडानी क्यों टारगेट में आए। देखिए, अडानी टारगेट में अभी एकाएक एक घटनाक्रम हुआ है ऐसा नहीं है। ये पिछले 2-3 सालों से जो बाहर के जो सिस्टम के जो लोग हैं, बाहरी एजेंसियां हैं, उसकी मॉनिटरिंग पे अडानी थे। उसके बहुत सारे कारण थे। साउथ एशिया की डेमोक्रेसी,
साउथ एशिया में जो फ्री नेविगेशन समुद्र के नीचे, और उसके अलावा जो एक जो फासिस्ट कॉरपोरेट माइंडसेट, वो सारी चीजों को दुनिया की तमाम ताकतें मॉनिटर करती होती हैं। आप कोई इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर सकते। ग्लोबल वर्ल्ड में और ग्लोबल इकोनॉमी में आपके एक एक स्टेट्स को मॉनिटरिंग करते हैं, दूसरी एजेंसियां भी करती हैं, दूसरे कॉरपोरेशंस भी करते हैं, दूसरे तमाम मुल्क भी करते हैं, और वो देखते हैं किसकी इस एक्टिविटी का बाकी जगह पे क्या असर होगा। अदानी भारत में जो कर रहे हैं उसका असर भारत के लोगों पे है, तो उसके बाद अदानी जो कुछ कर रहे हैं उसका असर साउथ एशिया पे क्या पड़ेगा। जो अदन की खाड़ी से लेके जो एक इंपॉर्टेंट समुद्री रूट साउथ चाइना सी तक जो समुद्र का जो एक रूट है वहां पे क्या पड़ेगा, और उसके बाद अदानी की जो पूरे जो कॉरपोरेट जो एक्टिविटी है क्या इस एरिया में फासिज्म को बढ़ाएगा, या क्या अदानी के फासिस्ट फोर्सों के साथ कोई ऐसा फ्यूचर में अलायंस होगा जो पूरे साउथ एशिया और वेस्ट एशिया के डेमोक्रेसी, वेस्ट एशिया के स्टेबिलिटी को नुकसान करे। तो ये सारी चीजों का मॉनिटरिंग होती रहती है दुनिया में। इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि म्यांमार में जब लोकतांत्रिक सरकार चली गई और वहां जब आर्मी का शासन आया, तो उससे पहले क्या हुआ था कि अदानी ने एक रंगून में पोर्ट डेवलपमेंट का टेंडर लिया था, ठेका लिया था। जब वहां आर्मी आई तो वहां के जो कंपनी थी वो आर्मी कंट्रोल कंपनी थी, जिन्होंने लैंड एक्वायर करके अदानी को दिया था, उसको सैंक्शन लगाया वेस्टर्न फोर्सेस ने उस कंपनी पे, और म्यांमार के आर्मी पे भी कई तरह के सैंक्शंस हैं, और इनको वार्न किया गया था कि आप उनके साथ कारोबार नहीं करेंगे और वहां कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो अब ये देखिए कि जो म्यांमार की घटना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यांमार एक इंपॉर्टेंट बे ऑफ बंगाल का देश है, जहां पे चाइना के भी इंटरेस्ट है, इंडिया के भी इंटरेस्ट हैं, और अमेरिकन इंटरेस्ट भी हैं। अमेरिकन के इंटरेस्ट के कई कारण होते हैं। एशिया पैसिफिक का जो पूरा समुद्री रूट है उस पर अमेरिका की नजर रखती है। तो अदानी जिस ढंग से पोर्ट्स के कारोबार में घुस रहे थे, देखिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट के पास है। अरब सागर इधर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, अदन की खाड़ी से लेकर जो फारस की खाड़ी से लेके जो साउथ चाइना सी तक जो ट्रेड होता है, वो ट्रेड रूट जो है वो हमेशा एक कन्फ्रंटेशन का एक कारण रहा है वर्ल्ड फोर्सेस के बीच। इसी बीच अदानी का एक्सपेंशन हो रहा था। अदानी देखिए भारत में इसमें 13 पोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। गुजरात में 4 पोर्ट है, महाराष्ट्र में 1 पोर्ट है, गोवा में भी 1 पोर्ट है उनके पास, कोचीन में भी, केरल में भी 1 पोर्ट है, तमिलनाडु में भी 1 या 2 पोर्ट है, शायद 1 पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में भी 2 पोर्ट है, उड़ीसा में भी है उनके पास 1 पोर्ट है। अभी 1 पोर्ट और डेवलप करने का उन्होंने, वेस्ट बंगाल में भी शायद उनको काम मिला है, ताजपुर पोर्ट है, और हल्दिया में 1 पोर्ट लिए में। तो बे ऑफ बंगाल से लेकर अरब सागर तक जो अडानी का एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन पे बाहरी लोगों की नजर थी। वो एक्सपेंशन नजर इसलिए नहीं थी कि अडानी का कॉर्पोरेट बढ़ रहा है, वो कई कारणों से, वो जियो पॉलिटिकल कारण होते हैं, क्योंकि रिसोर्स वार जो है उसमें समुद्र के संसाधनों पे, क्या ये पोर्ट जब अडानी एक्सपेंड करेंगे तो क्या जो समुद्र के संसाधन है उसका भी, उसके ऊपर भी वो आके कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे समुद्री मछली है, वो इसमें बहुत बड़ा रिसोर्स वार का कारण बना हुआ है। चाइना बहुत घुस रहा है दूसरे एरिया में। तो अडानी की एक्टिविटी पे उनकी ये वास थी कि ये जो है अडानी जो कर रहे हैं, क्या ये समुद्री नेविगेशन, फ्री समुद्री नेविगेशन का फ्यूचर में थ्रेट तो नहीं बनेंगे। क्योंकि अडानी की तो सारी एक्टिविटी है वो वॉच लिस्ट में इसलिए आती है कि अडानी एक साथ कई कारोबार करना चाहते हैं। वेपन्स इंडस्ट्री में भी आना चाहते हैं। जब वेपन्स इंडस्ट्री में जब आने की बात करने लगे तो दुनिया के बड़े जो वेपन्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं वो भी देखने लगी कि आखिर ये वेपन्स बेचेंगे कहां। मार्केट की भी बाहर है, मार्केट का भी बाहर है। फिर वेपन से बनाएंगे किसके सपोर्ट से, गवर्नमेंट कितना उसको सपोर्ट कर रही है। तो वो जब वेपन्स के कारोबार में आ रहे हैं, फिर उधर पोर्ट्स भी कंट्रोल कर रहे हैं, पोर्ट्स कंट्रोल कर रहे हैं, कल को जो समुद्री नेविगेशन, जो फ्री समुद्री नेविगेशन है उसके लिए कितना थ्रेट बन जाएंगे। इसी बीच इन्होंने इजराइल में भी एक पोर्ट हासिल किया भी पीछे, हाइफा पोर्ट, उसको अधिग्रहित कर लिया, इसी महीने किया था पीछे, शायद फरवरी में ही किया है या जनवरी के लास्ट में किया है। तो ये दुनिया की ताकतें देखती होती है। अच्छा, मेरा ये कहना है कि कॉर्पोरेट वार के साथ साथ एक ये भी होता है कि ये बंदा जो कॉर्पोरेट है ये डेवलप कैसे कर रहा है, इसका डिजाइन कैसा है, क्या डेमोक्रेटिक डिजाइन का कॉर्पोरेट है। देखिए दुनिया में 3 तरह के कॉर्पोरेट हैं।
एक कॉर्पोरेट फैमिली ओन कॉर्पोरेट है जो आपको इंडिया में दिखता है, पाकिस्तान में भी ऐसे दिख जाएंगे, बांग्लादेश में भी दिख जाएंगे। कोई फैमिली ओन कर रही है कोई कंपनी और वही चलाया जा रही है, आगे वो इनहेरिटेंट उसके बेटे के पास चला जाता है। कंपनी के सारे फैसले जो है वो एक फैमिली के लोग लेते हैं। एक अमेरिकन कॉर्पोरेशन है, जो अमेरिकन कॉर्पोरेशन सेमी डेमोक्रेट होते हैं, जिसमें कंपनी के बहुत सारे लोग बैठ के तमाम फैसले लेते हैं कंपनी के लिए, जिसमें एक बड़ा ग्रुप होता है, उसमें कोई फैमिली का कंसेप्ट नहीं होता, 100 200 300 लोग होते हैं। एक जो है नॉर्थ यूरोप का कॉर्पोरेट मॉडल है जो सोशल डेमोक्रेट के नजदीक होता है, जिसमें कंपनी के एम्प्लॉइज भी उस कॉर्पोरेशन के तमाम बड़े बिजनेस से रिलेटेड फैसले में अपना योगदान देते हैं कि हमारा कॉर्पोरेट को कैसे आगे बढ़ाना है। तो इंडियन कॉर्पोरेट जो है वो फैमिली ओन्ड कॉर्पोरेट है, और फैमिली ओन्ड कॉर्पोरेट है, और जहां पे इनर बिजनेस में डेमोक्रेसी नहीं है, वो कभी भी थ्रेट हो सकता है वर्ल्ड के लिए। ये सारे डिजाइन को कंट्रोल दुनिया में तमाम अलग अलग ताकतें करती रहती है। एक बहुत बड़ा ये था कि जिस ढंग से अडानी का पोर्ट एक्सपेंशन हो रहा था, तो उसको बड़े शक के नजरिए से देखा जा रहा था, क्योंकि एक ही कंपनी को पोर्ट मिले जा रहा था। तो वो सरकार किस ढंग से पोर्ट किसी को हवाले कर रही थी, वो सब नजर होता है, सब नजर दुनिया की ताकतें रखती है कि एक गवर्नमेंट जो है एक ही कंपनी को सारा पोर्ट दिए जा रही है, तो कहीं ये फ्यूचर में फ्री नेविगेशन के लिए कोई थ्रेट तो नहीं हो जाएगा। चाइना का जो डिक्टेटर और जो चाइना का जो मॉडल है, उसको देखते हुए कभी भी वेस्टर्न फोर्सेस नहीं चाहेंगे कि इंडिया में कोई इस तरह का मॉडल आए, जो चाइनीज मॉडल जो शासन का है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अडानी इसलिए भी वॉच लिस्ट में थे, ये मैंने कुछ लोगों से बात करी जो इसके एक्सपीरियंस बनते हैं, कि अडानी पोर्ट से बहुत ज्यादा मुद्रा पोर्ट से बहुत ज्यादा ड्रग की बरामदगी हो रही थी, तो इंटरनेशनल वॉच लिस्ट में थे। देखिए ड्रग जो है 90% जो ड्रग है वर्ल्ड का, जो अफीम है, वो अफगानिस्तान में होता है। 90% वर्ल्ड का जो ड्रग प्रोड्यूस करता है वो अफगानिस्तान करता है। पहले बर्मा करता था, बर्मा में अब काफी कम हो गया, म्यांमार जिसको बोलते हैं। अब जितने भी है अफगानिस्तान में होता है, और 90% का मतलब है कि 7 से 8 हजार टन एवरेज प्रोडक्शन एनुअल है अफीम का वहां पे। अब अफीम का इंपॉर्टेंस ये है कि अफीम एक एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट जिसको बोलते हैं एपीआई, जो कई दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल होता है। तो अफीम जो है वो ट्रांसपोर्ट अलग अलग रूटों से अफगानिस्तान से दुनिया के अलग अलग मुल्कों में होता है, और वो जो है अफीम से सिर्फ हमें तो लगता है कि हीरोइन बन रहा है, अफीम से बहुत ही कैंसर के ड्रग से लेकर और तमाम दवाइयां बनाई जाती है। और अफीम का जो ट्रेडिशनल रूट रहा है वो रहा है मकरान के तट से नीचे समुद्र की तरफ निकलता है, या इधर पहले एक रूट इधर पाकिस्तान से भारत के पंजाब की तरफ था, और अब इधर एक नया रूट जो डेवलप हो रहा था थ्रू मुद्रा पोर्ट गुजरात, उसको उन्होंने बहुत ही माइन्यूटली वॉच किया कि क्या अफीम के कारोबार को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए वेस्टर्न फार्मा कंपनियां इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। दूसरा, बहुत सारे इंटरेस्ट भी होते हैं, बड़े बड़े अलग अलग जो रूट पे जो अलग अलग जो सक्रिय लोग होते हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट, कारोबारी इंटरेस्ट होते हैं। तो एक अदानी इसके लिए वॉच लिस्ट में थे कि चूंकि अदानी इसलिए भी वॉच लिस्ट में आए कि म्यांमार में भी आर्मी जो वहां के एकदम डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, उसके कारण उसके सहयोग में वहां से बिजनेस कर रहे थे, उनको मना किया गया। फिर उसके बाद अदानी जिस तरह से गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रहे थे, वो भी उस पे था, निशाने पे थे कि मतलब प्रधानमंत्री स्पेशली कह रहे हैं कि ये ठेका अदानी जी को दो। जैसे कि श्रीलंका में एक विंड एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट जो मिला इनको, अदानी को, तो वहां एक खुलासा ये हो गया कि जो अदानी है वो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने वहां के राजपक्षे फैमिली को कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप अदानी को। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर जब बाहर में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिला रहे हैं, तो ये जो 12-13 पोर्ट जो इनके अंडर में चला गया, तो ऑटोमेटिक है वो कहेंगे कि ये तो सरकार एक तरफा पोर्ट दिए जा रही है। और देखिए फ्री नेविगेशन को दुनिया के कोई भी देश समझौता नहीं करेगी कल को, अगर वो कभी नहीं चाहेगी कि एक कोई फैमिली ओन्ड कॉर्पोरेट बड़े इंपॉर्टेंट बंदरगाहों पे कब्जा कर ले और कल को एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए। क्योंकि
नेवी की 70% जो एक दुनिया का जो ट्रेड है 60% वो ये साउथ चाइना सी से लेकर ये हिंद महासागर के रूट से होता है। सेकंड जो सबसे बड़ी बात है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अदानी का चाइना ने किया, अमेरिका ने किया, लेकिन दो इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक सवाल ये उठा है कि एक कोई चाइनीज कंपनी थी जिसके अदानी के कंपनी के साथ रिलेशंस पे सवाल उठाया है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में। हालांकि भाजपा वाले कह रहे हैं कि चाइना ने कराया है, लेकिन उस रिपोर्ट में ही कहा गया है कि एक चाइनीज कंपनी के साथ इनका कारोबार है जिसके साथ इंडिया का एक झगड़ा चल रहा है। तो ये जो सवाल है कि कल को वेस्टर्न एजेंसियां ये भी नजर रखती हैं कि अगर अदानी के संबंध चाइनीज कंपनियों के साथ हैं और कल को ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है वहां पे भी कुछ दाएं बाएं अगर होने लगे, क्योंकि ये परसेप्शन बनाते हैं ना कि अगले 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा, कोई सिचुएशन बदले और पता चला कि अदानी और कुछ चाइनीज कंपनियों के बीच बातचीत हो जाए तो वो फ्री नेविगेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। चाइना ऑलरेडी ग्वादर में बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो थी वो अदानी के हक में नहीं जा रही थी। और अदानी चूंकि फंडामेंटल था नहीं, हर चीज हासिल किए जा रहे थे। दुनिया के वेपन्स इंडस्ट्री, अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन है और जो तमाम 3-4 बड़ी कंपनियां हैं वर्ल्ड के आर्मामेंट इंडस्ट्री में, उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। 50% कारोबार वो करते हैं। वो देख रहे थे कि अदानी साहब इसमें घुस रहे हैं, बाकायदा सरकार के सपोर्ट से घुस रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि वो उनके नजरों में थे। और फंडामेंटल इनका वीक था, जमीन पे इनका कुछ था नहीं। सरकार के बैंक से इधर से लोन उठाया, उधर ले लिया, उधर से उठा के उधर ले लिया, अपना तो कुछ था नहीं। फिर फैमिली ओन डेमोक्रेसी हमेशा जो है, फैमिली ओन कॉर्पोरेट हमेशा डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट होता है। इसीलिए यूरोपियन देशों में इस तरह के कॉर्पोरेट को कभी नहीं बढ़ने देते, क्योंकि वो किसी भी देश के शासन के लिए थ्रेट हो जाएगा। कल को अदानी इस देश के सिस्टम के लिए थ्रेट हो जाएंगे। और इतना मान के चलिए कि अभी भी जो वेस्ट के जो देश हैं वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि फैमिली और 2-4 लोग इस देश को रूल करें। पाकिस्तान का पूरा मॉडल देख लीजिए आप। पाकिस्तान में लोग कहते हैं तानाशाही आई, लेकिन वो तानाशाहों ने कितने दिन शासन किया पाकिस्तान के अंदर? आप किसी भी तानाशाह के पूरा का पूरा शासन करने का जो तिथि है देख लीजिए। अयूब खान से लेके अय्या खान से लेके मुशर्रफ तक 10 साल से ज्यादा उनको शासन वेस्ट फोर्सेस ने नहीं करने दिया, क्योंकि वो एक थ्रेट बन जाते हैं, पूरे एरिया के लिए थ्रेट बन जाते हैं। ठीक है, 5 साल 7 साल शासन किया, आप जाइए, सबकी विदाई। तो ये जो पूरा जो कुछ हुआ ना, इसके कारण जो ये जो स्थितियां बनी थी वो अदानी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। और वो जो है उसको अदानी अभी भी उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं और सही तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट को जवाब नहीं दे पा रहे। मेरा ये मिला जुला के ये कहा जाए कि देश के अंदर सब्जी सेब से लेके और पानी सफाई, एयरपोर्ट, तमाम तेल बनाने से लेके सब कुछ अडानी जी के पास था। अब उनकी नजर जो है, जो इंटरनेशनल जो बिजनेस है, ड्रग्स का या फिर अफीम का, जैसा कि आपने कहा, या फिर सी पोर्ट कंट्रोल करने का, या फिर आर्म्स इंडस्ट्री में इंटरवेंशन करने का, तो इस वजह से इंटरनेशनल जो बड़े प्लेयर पहले से थे उस खेल में, उनकी निगाह पर चढ़े। मैं सर एक बात कहना चाहता हूं कि एक नॉर्मल कहीं से किसी का ड्रग बरामद हो जाए तो उसकी क्या हालत होती है, और इतने ड्रग बरामदी के बावजूद उस पोर्ट से जहां से ड्रग निकला है, और 3000 किलो, एक बार पढ़ा था 3000 किलो कितना निकला था उसमें, मतलब कई हजार करोड़ रुपए का ड्रग का बता रहे थे लोग। अब बताइए कि उसके बावजूद किसी जांच एजेंसी ने उनकी जांच नहीं करी। ये जो है ये सिर्फ ये सिर्फ इंडिया के लिए थ्रेट नहीं है, ये दुनिया के तमाम देशों के लिए थ्रेट है कि ये ड्रग इतना निकल कैसे रहा है। वहां ना कोई ईडी गई, ना वहां कोई सीबीआई गई, ना वहां पे कोई भी और एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उन्होंने इनको तो किसी से पूछा ही नहीं। वो जो 1-2 बंदे जो ड्रग कंसाइनमेंट लेके जा रहे थे, जो पेडलर थे, उनको उठा लिया। लेकिन उस पोर्ट पे उतरा कैसे, उसकी जांच कैसे हुई, वहां से निकल कैसे गया, बहुत सारे ड्रग आया कैसे, इस पे तो कोई जांच ही नहीं हुई। तो ये सारी चीजों को तो बाहरी ताकतें देखती है ना कि आखिर ये हो क्या रहा है जी। तो ये जो है ना कि फिर आर्मामेंट इंडस्ट्री में धीरे धीरे घुस रहे थे, और आपको याद होगा कि ये रूस के सहयोग से घुसने की कोशिश कर रहे थे। बीच में थे कि AK-47, AK-56,
200 कुछ कई जो कंपनियां जो आ रही थी उसमें भी पार्टनरशिप सरकार के सहयोग से ले रहे थे, पुतिन से बातचीत हो रही थी। तो ऑटोमेटिक है वो जो वेस्टर्न जो एजेंसियां जो आर्मामेंट प्रोड्यूसर्स जो थे कंपनियां, वो देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। अब वो ये नहीं बर्दाश्त करेंगे ना कि जैसे पुतिन और उनके कुछ कॉर्पोरेट सहयोगी यूक्रेन में थ्रेट बने हुए हैं, वैसे ही यहाँ मोदी और अदानी का कोई इक्वेशन बन के वो थ्रेट बन जाए। तो वो सारी गतिविधियां देखिए, एक आप डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेट है, उनके बिजनेस से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम तब आती है जब आप उनके बिजनेस या उनके किसी भी इंटरेस्ट को थ्रेट पहुंचाएंगे। यहां तो आपने सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन को भगा दिया, 70-80 कंपनियां आपने टेक ओवर कर लिया। एनसीएलटी के थ्रू बताते हैं कि कई कंपनियां अदानी ने टेक ओवर किया, जो कंपनी थोड़ा बहुत रेसिस्ट किया उसके पहले सीबीआई ईडी पहुंच गई। तो वो बाहरी कंपनियां तो इस दबाव में आएंगी नहीं, वहां सीबीआई ईडी पहुंच नहीं सकती। लेकिन उनको ये लगता है कि कल कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर रहेगा तो नेगोशिएट करेगा हमसे, हमें कहीं नुकसान कर सकता है। अब जैसे कोचीन के पास अडानी को पोर्ट मिला है, वहां से कोचीन या पता नहीं त्रिवेंद्रम के पास बंजिम किंजम कोई पोर्ट है जो अदानी ने हासिल किया है। अब वो एकदम इंपॉर्टेंट रूट के पास है। तो कल को एक ही फैमिली के पास जब 7-8 बड़े कॉर्पोरेट रहेंगे और वहां से जब कोई वेस्टर्न कॉर्पोरेट जो कोई नेविगेशन होगा तो अडानी उससे कुछ गलत तरीके से नेगोशिएशन करने की कोशिश करेंगे तो पहले ही चेक एंड बैलेंस रखेंगे ना। पोर्ट जो है, पोर्ट जो मिलता है, पोर्ट जो है ये केंद्र सरकार के अंडर में। केंद्र सरकार देखिए, वो जो मेरे हिसाब से नेशनल पोर्ट अथॉरिटी है, इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि उसमें राज्य सरकार की कितनी भूमिका होती है, लेकिन थोड़ी बहुत राज्य सरकार की सहमति के बिना तो मिल नहीं सकता, थोड़ा बहुत उनसे भी क्लियरेंस चाहिए होगा। ऐसे तो सारे पोर्ट्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही होते हैं, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी तो सरकार सेंटर वाली होती है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों का भी होता है। जैसे ताजपुर का जो पोर्ट दिया है ममता बनर्जी ने दिया है अदानी को डेवलप करने के लिए, जो ताजपुर इस पे एक रिसर्च किया जाए, क्योंकि दिलचस्प ये है कि लेफ्ट जो गवर्नमेंट है वहां भी पोर्ट कह रहे हैं, ममता बनर्जी वहां भी है, अगर उड़ीसा में है तो पटनायक है, महाराष्ट्र में है तो मतलब तमाम अगर राज्यों में उड़ीसा का जो धमारा पोर्ट है वो भी शायद राज्य सरकार ने ही इनको दिया है। एक दिन इस पे किया जाए पोर्ट विशेष। जी ये भारत में कितने पोर्ट्स हैं और किसके किसके पास है पोर्ट्स जी। हाँ, और कैसे पोर्ट देखिए, अभी आपने एक चीज ध्यान दीजिए कि जितने भी वर्ल्ड लेवल पे जो मीटिंग्स हो रही है उसमें एक इंपॉर्टेंट जो इशू है फ्री नेविगेशन है। अब जितने भी बड़े G20 का मीटिंग हो रहा है, क्वाड का मीटिंग हो रहा है, ब्रिक्स का मीटिंग हो रहा है, हर जगह ट्रेड रूट को लेकर हमेशा बात की जा रही है और चिंता जताई जा रही है कि कहां कहां से थ्रेट है। तो चाइना एक मेजर थ्रेट वो मान रहे हैं अभी अमेरिकन से एशिया पैसिफिक क्षेत्र में। देखिए अगर उसका थ्रेट का एक मतलब सिंपल एक उदाहरण देता हूं कि अमेरिका जो है उसका कनाडा से कोई दुश्मनी नहीं है, उसका मैक्सिको से नीचे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिफेंस बजट उसके पास होता है, $700 अरब, $800 अरब एनुअल डिफेंस बजट है, क्योंकि ओवरसीज में बहुत बड़ा मिलिट्री एक जो एस्टैब्लिशमेंट मेंटेन करता है अमेरिकन। जैसे फिलीपींस जापान के पास है उनका पूरा मिलिट्री का बेस, इधर बहरीन में सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड अमेरिका का है। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि ईरान और इराक का तेल को उन्होंने कंट्रोल करना है या अफगानिस्तान के रिसोर्सेज का कंट्रोल करना है, वो इसलिए भी है कि इंपॉर्टेंट जो सी रूट है उसको भी वहां से वो कंट्रोल करते हैं। अब वहां पे चाइना की बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ी है, चाइना की बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ी है, और उस चाइना की एक्टिविटी को देखकर पहले ही वेस्टर्न फोर्सेस मिला जुला के ये समझा जाए कि जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, इंटरनेशनल बिजनेस जिसमें बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेशन घराने शामिल हैं, उसमें अडानी जो है हाथ मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये भी एक शंका हो सकती है। यही बात है बेसिकली। मेरा ये कहना है कि अडानी हाथ, देखिए कॉर्पोरेट स्वतंत्र है हाथ मारने के लिए, हाथ मारे, लेकिन हाथ मारने का एक कॉर्पोरेट जो डिजाइन है या कॉर्पोरेट का एथिक्स है, वो एथिक्स के सहारे अगर वो हाथ मारेंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इंडियन कॉर्पोरेट वेस्टर्न कॉर्पोरेट में एक और अंतर मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो मैंने आपको बताया ही कि कैसे गवर्न होता है। इंडियन कॉर्पोरेट फैमिली ओन्ड कॉर्पोरेट है, परिवार ही गवर्न करता है। वो तो बिरला बुल्ला भी परिवार ही गवर्न वो 3 तरह के आपने बता दिए, लेकिन ये मोटा मोटी ये समझा जाए ना कि जो इंटरनल जो राइवलरी होगी, अब ये एक्सटर्नल राइवलरी में भी एंट्री मार रहे थे वो सब
ये बात है ना मोटा एक इंडियन कॉर्पोरेट और वेस्टर्न कॉर्पोरेट में एक और अंतर है कि वेस्टर्न कॉर्पोरेट एक्सपर्टाइज होते हैं एक फील्ड के, अगर वो एनर्जी में काम कर रहे हैं तो एनर्जी पे निकलेंगे वो आगे। हमारे जो ये दो कॉर्पोरेट हैं भारत सब्जी तरकारी बेचता है, ये पोर्ट से लेके हथियार से लेके सब्जी बेचने से लेके अनाज की, पता चला कि अदानी ग्रीन बनाया तो बिजली सारा अदानी के हवाले कर दो, अदानी ट्रांसमिशन बनाया है तो बिजली वितरण भी यही करेंगे, अदानी वो क्या बताया बिलबर बनाया तो तेल यही बेचेंगे। तो दुनिया में देखिए मोनोपोली जो है वो कॉर्पोरेट भी नहीं चाहती, कॉर्पोरेट जाने भी नहीं चाहते कि मोनोपोली बने तो वर्ल्ड को थ्रेट बन जाए। अब देखिए कहाँ एक और मैं इंपॉर्टेंट कारण बता रहा था, ये जैसे ही अदानी ने जो फॉर्म लॉ जब आया था, ये चूंकि मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, फॉर्म लॉ जब आया गया था तो ये सब बताते हैं कि इसके पीछे जो सारा लॉ का जो प्लानिंग और जो डिजाइन और ड्राफ्टिंग जो हुआ था वो यही कॉर्पोरेट घराने ने किया था और सरकार ने हुबहू करा दिया। और इन सबों को पता था कि यूक्रेन और रशिया के बीच बहुत बड़ा एक जंग होगा और ग्लोबल सप्लाई चेन टूटेगा आफ्टर कोविड, ये सबको इंटेलिजेंस से पता होता है। यूक्रेन बहुत बड़ा, आपको पता होगा, तेल का सप्लायर है खाने वाला, और सबसे बड़ा गेहूं का सप्लायर है, वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है। इनको ये पता था कि क्राइसिस, फूड क्राइसिस आएगा, सप्लाई चेन फूड का टूटेगा और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में अदानी ने गवर्नमेंट के सहयोग से कंट्रोल करना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, दुनिया के तमाम फोर्सेस ने इस थ्रेट को पहचाना, कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन अगर उधर पुतिन के कारण टूट रहा है तो यहाँ पे अच्छा देखिए अदानी, अच्छा फिर अदानी का डिजाइन देखिए, एक मिनट में बताइए। इंडियन, उन्होंने ये भी बात किया कि जब एग्रीकल्चर पे कब्जा कर रहा है तो कैसे कब्जा कर रहा है, इसका कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना इसके पास कोई अपनी मंडी है, ना इसके पास अपने कोई गोदाम है, सरकारी सहयोग से प्लेयर होंगे सरकारी गोदाम में। तो फिर उनका ये पता, उनको ये चल गया या हमें भी पता था कि नॉर्थ इंडिया में जितनी मंडियां सरकार ने बनाई थी वो फ्यूचर प्लानिंग में सब अदानी के हवाले की जाती, जितनी इंपॉर्टेंट मंडियां हैं। हरियाणा और पंजाब में मंडी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, सरकार ने छोटे छोटे तहसीलों में बड़ी बड़ी मंडियां 50-50 एकड़ 100-100 एकड़ में बना रखी है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जितने एफसीआई के गोदाम हैं वो सरकार से कंट्रोल करना शुरू कर दिया रेंट पे लेके। वो उनको पता चल गया कि तो बहुत बड़ा डिजाइन है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, मंडी सरकार की कंट्रोल कर लेगा अदानी के नाम पे, और ये जो गोदाम है वो भी सरकार कंट्रोल कर लेगा, और कल को अनाज बफर जोन में उसमें होर्डिंग, अनाज की होर्डिंग हो जाएगी, दुनिया में जो है कई जगह क्राइसिस आ जाएगा। समझ गया संजीव जी। और एक अगला एपिसोड जो है ना पोर्ट विशेष हम लोग करते हैं, और तब तक दोस्तों संजीव पांडे साहब है, पूरा रिसर्च करके आए हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा था अडानी को लेकर। पूरा वीडियो सुनिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया संजीव जी, शुक्रिया। नमस्कार।